अस्सलाम वालेकुम सर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सवाल तक रिस्ट्रिक्ट रहने की बजाय मैं एक जनरल कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आप लोगों का इस बारे में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि चीज़ें ऑपरेट कैसे करती हैं। आपको ये भी पता हो कि जो है ओवरऑल एविडेंस की शेप क्या होती है और किस काइंड के विटनेसेस जो हैं वो एक केस में पेश हो सकते हैं। नंबर वन के अगर 173 सीआरपीसी अदालत के अंदर सबमिट होती है तो उसके अंदर खाना नंबर 6 के अंदर प्रोसिक्यूशन कुछ विटनेसेस को मेंशन करती है जिन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिस्सा लिया होता है। वो तमाम विटनेसेस एक्चुअली प्रपोज्ड प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं और वो जिस जिस तरतीब के साथ अदालत के अंदर पेश होते जाते हैं उस सारी तरतीब को जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि PW1 PW2 करके तहरीर किया जाता है और जो उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है वो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। अब अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो प्रोसिक्यूशन केस से हट के कोई बयान देता है तो उस सूरत के अंदर जो प्रोसिक्यूटर होता है उसके पास जो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि ये अपने असल बयान से मुनर्रफ हो गया है, जो हमारे पास ये प्रीवियस स्टेटमेंट दे चुका है वो इन लाइन नहीं है इसके आज वाले उनोथ बयान से। लिहाजा अदालत से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए, मुनहर्रफ डिक्लेयर किया जाए और हमें अपने ही विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने दी जाए। और उस सूरत में अगर कोर्ट परमिट करती है कि उनकी दलील के अंदर वज़न होता है कि वाकई ही गवाह ने ऐसा काम किया है तो फिर प्रोसिक्यूटर पहले उस हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी और जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टिल एक्यूज्ड को भी चांस दिया जाएगा कि आप इसकी इस स्टेटमेंट पे भी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो ये तरतीब हो गई आपके हॉस्टाइल विटनेस की। नंबर दो कैटेगरी क्या हो सकती है कि उस प्रोसिक्यूशन विटनेस ने इन लाइन बयान दिया विद द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, तो इस सूरत में एक्यूज्ड को ये राइट होगा कि उस स्टेटमेंट के बाद वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। सो ये दूसरी काइंड हो गई। तीसरी काइंड ये है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई और प्रोसिक्यूशन समझती है कि इसने आइदर इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन क्रॉस एग्जामिनेशन इसने कोई ऐसी बात की है जो रिकॉर्ड से हट के है। एक बात आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए कि जो विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर होगा वो सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हॉस्टाइल डिक्लेयर हो सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मर्जी वो उल्टा जवाब दे ले उस सूरत में प्रोसिक्यूशन उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकती क्योंकि एविडेंस उसकी कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा इस सूरत में जिस साइड ने गवाह बुलाया उसके पास सिर्फ एक राइट रहता है कि वो दोबारा बयान की रिक्वेस्ट करे, री एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करे। अब री एग्जामिनेशन में आप नए फैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। री एग्जामिनेशन का स्कोप सिर्फ इतना है कि जो ऑलरेडी एविडेंस रिकॉर्ड की गई है उस एविडेंस में अगर किसी मैटर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वो उस सूरत के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है और उसके अंदर जो है स्कोप उसका वही रहेगा जो एग्जामिनेशन इन चीफ का है। और अगर उसके अंदर स्टिल कोई बात नहीं आ जाती है तो फिर भी एक्यूज के पास ये राइट होगा कि वो उन फैक्ट्स के ऊपर भी क्रॉस एग्जामिन कर सके। तो ये आपकी री एग्जामिनेशन का तरीकाकार हो गया। सिमिलर बात अप्लाई करती है कि अगर डिफेंस विटनेस कोई पेश होता है तो डिफेंस विटनेस पे प्रोसिक्यूशन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी और एक्यूज्ड के पास ये राइट होगा कि एक्यूज्ड जो है उसको री एग्जामिन कर सके। सो ये दो कैटेगरीज हो गई जो कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस विटनेस की है। अब जैसे मैंने आपको खाना नंबर 6 के अंदर विटनेसेस की बात बताई कि ये लोग जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के प्रपोज्ड विटनेस होते हैं। हो सकता है कि इन विटनेसेस में कोई नाम जो है वो स्किप कर जाए प्रोसिक्यूशन, लेकिन स्टिल उसका नाम
किसी न किसी स्टेटमेंट के ऊपर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर था, उसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया और मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ऊपर मौजूद है, एमएलसी जिसको बोलते हैं। उसने ऑर्थोपेडिक ने उसके ऊपर रिपोर्ट दी हुई है, रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी हुई है, उसने अपनी फाइनल ओपिनियन दी है। ये विटनेस अगर खाना नंबर 6 ऑफ 173 में इनएडवर्टेंटली तहरीर नहीं हो सका, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको इनएडवर्टेंट मिस्टेक की वजह से उसको CW के तौर पे तलब किया जाए। अगर ऐसा विटनेस जिसकी शहादत ऊपर मौजूद है किसी न किसी शेप में, लेकिन उसका सिर्फ नाम तहरीर नहीं हुआ, तो ऐसी सहवन गलती को सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्ट अगर अलाउ कर देती है कि आप इस विटनेस को बुला लें, तो उसका स्टेटस स्टिल प्रोसिक्यूशन विटनेस ही रहेगा। वो जब अदालत में आएगा, ही विल बी रिकॉर्डेड एज प्रोसिक्यूशन विटनेस, और उसको जो है उसी तरतीब के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। अब CW क्या होता है? CW दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो जो हम लोगों ने 244 CRPC पढ़ा मैजिस्टेरियल ट्रायल में, उसके अंदर आपने ये बात नोट की होगी कि दोनों साइड को इजाज़त है। पहले लिखा हुआ है टू हेयर द कंप्लेनेंट एंड रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट, और फिर आगे ऑप्शन है कि अगर कंप्लेनेंट किसी गवाह को बुलाना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को। ये वो गवाहान हैं। या दूसरी तरफ आप एक्यूज को देखेंगे तो एक्यूज भी किसी विटनेस को अगर अदालत के थ्रू तलब करना चाहता है तो वो भी तलब कर सकता है। अब ये वो गवाहान हैं जिनका नाम जो है वो खाना नंबर 6 में भी तहरीर हो सकता है, और अदालत से वो उनकी तलबी की इजाज़त मांग रहे हैं, तो अगर उनको तलब किया जाता है तो वो स्टिल प्रोसिक्यूशन विटनेस रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा गवाह जो कि इनके अंदर तहरीर नहीं है, उसकी एविडेंस भी किसी शेप में अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट विटनेस है किसी ना किसी हवाले से, कि उसने कोई ना कोई एक ऐसा काम किया है जो सब्सिक्वेंटली भी पता चल जाता है, या जो है उसकी एविडेंस नेसेसरी बन जाती है फॉर जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द केस, तो उस सूरत के अंदर वो अदालत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको तलब करें। और ऐसा कोई गवाह जिस वक्त अदालत में आएगा तो उसकी कैटेगरी भी कोर्ट विटनेस की होगी। और दूसरी कैटेगरी हम देख लेते हैं, ये दोनों साइडें कवर हो जाती हैं, मुल्ज़िम की तरफ से भी और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी। बाज़ गवाहान ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म किया होता है, और उस एक्ट को परफॉर्म करने के बाद उनकी कोई ना कोई जो है ऊपर रिपोर्ट मौजूद होती है, लेकिन दोनों पार्टीज उस पर रिलाई नहीं कर रही होती, लेकिन वो डैमेजिंग होती है किसी ना किसी पार्टी के लिए। तो वो जो पार्टी ये समझती है कि ये डैमेजिंग चीज़ ऊपर पड़ी हुई है और कोर्ट इसको अगर कंसिडर करेगी तो ये मेरे खिलाफ जाएगी, तो वो भी अदालत को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इसको बुलाएं, और मैं इसकी जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है इसको मैं नेगेट करना चाहता हूँ, इसको मैं क्रॉस एग्जामिन करूँगा ताकि ये पता चले कि इसकी ये मेलाफाइडी है। ऐसे गवाह को अगर अदालत स्टिल उनकी एप्लीकेशन पर बुलाती है तो वो अदालत में पेश होगा, और पेश होने के बाद उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, और दोनों पार्टीज विल बी एट लिबर्टी टू क्रॉस एग्जामिन सच विटनेस। ये एक कैटेगरी। तीसरी चीज़ वो जिसके अंदर कोर्ट समझती है कि इस वजह से इस शख्स की या इस करेक्टर की या इस एक्सपर्ट की एविडेंस ज़रूरी है और मुझे इसको तलब करना है, और जिसको कोर्ट ऑन इट्स ओन बुलाती है वो भी CW के तौर पे रिकॉर्ड होता है, और दोनों पार्टीज़ को उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त होती है। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? जिसके अंदर
अगर जैसे कंप्लेंट केस और स्टेट केस आप देखते हैं कि साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक केस रुक जाता है दूसरा चलता है। इन सारे केसेस के अंदर बाज गवाह वो होते हैं जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रही होती है और उनका नाम कैलेंडर ऑफ विटनेसेस ऑफ दी कंप्लेंट में होता है। और बाज गवाह वो होते हैं जो कि स्टेट केस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनके किसी एक्ट की वजह से प्राइवेट कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट इंस्टीट्यूट की होती है कि मुझे इस बात पर एतराज़ है, लिहाजा मैं स्टेट केस पे रिलाई नहीं कर रहा, आपके पास कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो जब वो कंप्लेंट में उसके अपने रिलाइड विटनेस रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि अब आप ज़रा उन विटनेसेस को बुलाएं जिन विटनेसेस की वजह से मैंने ये कंप्लेंट की है। ऐसे तमाम विटनेस भी जब अदालत के अंदर पेश होते हैं, उन तमाम विटनेसेस को भी CW के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है और उन पे भी प्रोसिक्यूशन जो है पहले क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और फिर एक्यूज उन पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। और इस तरह ये CW की कैटेगरी भी पूरी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो कौन रिकॉर्ड करवाता है। CW का नाम ही कोर्ट विटनेस है कि वो अदालत का गवाह है। इसके अंदर ये किसी पार्टी की कंपल्शन नहीं है कि वो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाए। मोस्ट ऑफ द विटनेसेस रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी शहादत दे देते हैं और अदालत जो है उनको तहरीर कर लेती है। और अगर ऐसा कंडक्ट करवाने की ज़रूरत भी पड़े तो अदालत खुद भी सवाल जवाब करके उनका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो रिकॉर्ड करती है। और इसके अंदर जो है वो कंडीशंस वही रहती हैं जो कि एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अलावा, और इसके अलावा आप जो है उसको कोई हिंट क्लू नहीं दे सकते, और अगर कहीं से वो भूल जाता है तो वो अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सकता है। वो सारी चीज़ें इस CW पे भी एप्लीकेबल होती हैं और वो वही शहादत देता है जो रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी बनती है। अब इन सारी बातों का क्रक्स क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, इन सारी बातों को आपने इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि रिकॉर्ड के ऊपर जो जो चीज़ आती जा रही है, चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ की सूरत में है, चाहे वो हॉस्टाइल विटनेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत में है, चाहे वो मुलजम क्रॉस एग्जामिन करके ऑन रिकॉर्ड ला रहा है, चाहे वो री एग्जामिन करके रिकॉर्ड पे आ रहा है, चाहे वो PW है, चाहे वो DW है, चाहे वो एक्सपर्ट विटनेस है, चाहे वो CW है, जो जो कुछ भी रिकॉर्ड पे आता जाना है, कोर्ट इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट देखती है और उसके मुताबिक खुद इन्फ्रेंस ड्रा करके कि क्या सच है और क्या झूठ है, कोर्ट इसके ऊपर अपना जो है वो डिसीजन देती है। एंड दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। और कौन सा पार्ट है जिसको कोर्ट अप्रिशिएट करती है, कौन सा पार्ट है जिसको कोर्ट डिसबिलीव करती है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आएँ और हर पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी भड़ास निकाल ले क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत में या एग्जामिनेशन इन चीफ की सूरत में या री एग्जामिनेशन की सूरत में। पर्पस क्या है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आएँ, और अगर रिकॉर्ड पे नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली कंसीडर नहीं होंगी, और जब रिकॉर्ड पे आएंगी तो इट विल हेल्प द कोर्ट टू डिटरमिन एनी मैटर और डिटरमिन एनी फैक्ट इन इशू बिफोर इट। और वो सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ इस सूरत हाल के अंदर पॉसिबल हैं। इस वजह से इस बात पे किसी ने जो है कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है कि जी एग्जामिनेशन इन चीफ कौन कराएगा, क्रॉस एग्जामिन कौन करेगा। ये सारी चीज़ें तो QSO ने सेटल कर दी, कौन एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, कौन क्रॉस एग्जामिन करेगा, कौन री एग्जामिन करवा सकता है। लेकिन आपने पर्पस अगर समझ लिया कि पर्पस क्या है, पर्पस सिर्फ ये है कि कोर्ट के पास जो फैक्ट्स प्रूव हो रहे हैं, जो फैक्ट्स डिसप्रूव हो रहे हैं, उसके मुतल्लिक जो जो कुछ रिकॉर्ड पे आता जा रहा है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनता जा रहा है और अल्टीमेटली कोर्ट उसको कंसिडर करके डिसीजन करेगी। लास्टली मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें एक विटनेस है,
उसने कंप्लेंट दी जिस पे 154 पे एफआईआर दर्ज हो गई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है वो अब बतौर कंप्लेनेंट आया है, और एफआईआर ये थी कि इस शख्स ने मेरे घर से चोरी की और मैंने खुद देखा है। अब उस दरख्वास्त के ऊपर उसका साइन भी है, उसका अंगूठा भी है, हर चीज़ है, और उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। वो उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो PW1 के तौर पे आता है तो आके कहता है कि ये मेरा चोर नहीं है, मैंने जो है इसको माफ़ कर दिया, व्हाट्सएवर जो भी वो बात करता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि मुझे इसको, चूँकि ये असल वर्जन से रिट्रैक्ट कर गया जो इसका अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड शेप ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, तो आप मुझे इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दें। कोर्ट उसको परमिट कर देती है कि तुम इसको क्रॉस एग्जामिन कर लो। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूटर उससे सवाल करता है, पहले आपने ये देखना है कि ऑन रिकॉर्ड क्या क्या आ गया। उसकी वो कंप्लेंट आ गई है जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर आ गई है जिसके ऊपर जो उसकी कंप्लेंट पे दर्ज हो गई है 2 डॉक्यूमेंट। तीसरी, अब उसकी एविडेंस आ गई है जिसमें उसने कहा स्टेटमेंट में कि ये मेरा चोर नहीं है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन इस पे क्या क्या हो सकती है, क्या आपने ये दरख्वास्त दी, क्या ये आपका साइन है, क्या आपका अंगूठा है, क्या इसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई। उस दरख्वास्त के अंदर जाहिर है अगर वो ये सारी चीज़ें एडमिट कर लेता है तो ये भी फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि इसके कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन भी जाहिर है आपने ही तहरीर की हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड आ गया। तो अब जिस वक्त ये कंप्लीट हो गया तो फिर वो अपनी सजेशंस देंगे प्रोसिक्यूटर साहब कि जी आप ये एफआईआर इस वजह से आज आपने बयान इस वजह से अदालत में दिया है कि आपकी इससे सुलह हो गई है, या आपने इससे कोई अनड्यू फेवर ले ली है, या आपने पैसे लेके इसके हक में बयान दे दिया है। तो अब ये भी क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत में ऑन रिकॉर्ड आ गया। तो अब जिस वक्त कोर्ट डिसाइड करेगी तो उस वक्त क्या देखेगी कि इस बंदे ने जो आज बयान दिया है वो ठीक है, या इस बंदे ने जो जो पहले प्रोसीडिंग की वो की और वाकई प्रोसिक्यूटर की बात में ये दम लग रहा है कि ये उसके साथ मिल गया। तो कोर्ट जो है इन सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके इसका डिसीजन कर सकती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम राइज है बेनिफिट ऑफ डाउट का, कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू दी एक्यूज, तो कोर्ट जो है फिर ओवरऑल यही समझेगी कि ये इतना बड़ा डेंट पड़ गया है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग हिम हॉस्टाइल, कि अब ये क्योर नहीं हो सकता सब्सिक्वेंटली, और यही जो डेंट है सफिशेंट होगा अल्टीमेटली एक्यूज को इक्वेट करने के। तो ये बेनिफिट उसको कई केसेस के अंदर तो मिल भी सकता है, लेकिन कई केसेस के अंदर कोर्ट अगर ये होल्ड कर दे कि आज वाला उसका जो बयान है उस बयान में मेलाफाइडी थी उसकी, और उसका असल वर्जन वही है जिसके ऊपर उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो फिर बाकी एविडेंस को रीड करके कोर्ट अगर कन्विक्शन का केस हो तो इस एविडेंस को इग्नोर भी कर सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है। और इस तरतीब से सारी आपकी एविडेंस हर मामले के अंदर कोशिश की है मैंने कि आपको असिस्ट कर सकूं कि हर मामले में किस किस तरह अदालत के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है।